आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, सो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन कोई न्यू टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, बल्कि ये एक टर्मिनोलॉजी है, ये यूज़ होती है फॉर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का ये मतलब है कि आपका सेम डिज़ाइन डेस्कटॉप पे, टैबलेट्स में और मोबाइल फ़ोन्स पे ओपन हो सके। ठीक है, एज़ यू नो कि आजकल जो वेब है वो डिफरेंट डिवाइसेस पे एक्सेस की जाती है। मोस्टली जो है वो मोबाइल फ़ोन्स पे एक्सेस की जाती है। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स एवरीथिंग जो है मोबाइल फ़ोन पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। इसी तरह से टैबलेट्स में है, डेस्कटॉप्स में है, तो डिफरेंट वैरायटी है उसके अंदर। ठीक है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन सभी डिवाइसेस के ऊपर ये हमारा जो वेब पेज है वो किस तरह से ओपन होगा। ठीक है, सो इफ़ यू रिमेंबर कि जो नोकिया के मोबाइल फ़ोन्स होते थे, जिस तरह से एन सीरीज़ थी या 6300 नोकिया 6300 था, या ब्लैकबेरी के फ़ोन्स थे, उस पे जब हम वेब को ओपन करते थे तो क्या होता था कि मोबाइल फ़ोन पे हम जो ब्राउज़र के अंदर गूगल है या कोई भी और वेबसाइट है उसको हम ओपन कर सकते थे। ठीक है, बट द प्रॉब्लम वाज कि वो सेम डिज़ाइन होता था जो डेस्कटॉप में ओपन होता था, बट वो श्रिंक होके हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ओपन होता है। ठीक है, सो एट दैट पॉइंट जो वेब की कम्युनिटी थी, दे रियलाइज़ कि ये एक प्रॉब्लम है, बट उन्होंने ये एक क्विक सोल्यूशन दिया कि आपके जो मोबाइल फ़ोन्स पे अगर कोई चीज़ ओपन होती है या टैबलेट में ओपन होती है, तो वो उसी पेज को जो डेस्कटॉप पे ओपन होता है, उसी को मोबाइल फ़ोन्स के अंदर श्रिंक करके ओपन करते थे। ठीक है, आई कैन रिकॉल कि जब मैं गूगल भी ओपन करता था नोकिया N70 में, तो क्या होता था कि वो जो भी रिजल्ट्स आते थे वो बहुत श्रिंक्ड होते थे, और अगर कोई चीज़ आप रीड नहीं कर पा रहे और आप उस पर क्लिक करना चाहते हैं तो उसको जूम करना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरह का केस था, बट दैट इज़ नॉट द केस एनी मोर। आजकल जो हमारी सेम वेब का डिज़ाइन है वो अगर आप नोटिस करेंगे तो डेस्कटॉप में डिफरेंट तरीके से ओपन होता है, टैबलेट में डिफरेंट तरीके से ओपन होता है, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर डिफरेंट तरीके से ओपन होता है। ठीक है, सो इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास एक डेस्कटॉप का डिज़ाइन है, एक टैबलेट का डिज़ाइन है और एक मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन है। ठीक है, और मेरा एक सिंपल पेज है जिसके अंदर दो चीज़ें हैं सिर्फ। एक तो ये है कि उसके अंदर कुछ लिंक्स हैं, जैसे होम पेज का लिंक है, अबाउट का लिंक है और कॉन्टैक्ट का, और इसी तरह कुछ कंटेंट है जो राइट साइड पे ओपन होता है। ठीक है, सेम हमने टैबलेट में भी ओपन किया और सेम हमने मोबाइल फ़ोन पे भी ओपन किया। बट अगर आप डेस्कटॉप में देखें तो हमारे जो लिंक्स हैं उन्होंने तकरीबन जो स्पेस ले रखी है वो तकरीबन है 25%। परसेंटेज में मैं बात कर रहा हूँ, पिक्सल्स में नहीं कर रहा, बिकॉज डेस्कटॉप जो है वो डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं। लैपटॉप इज़ ऑल्सो डेस्कटॉप। ठीक है, आपकी बड़ी स्क्रीन जो है वो 1280 की जो स्क्रीन है या उससे जो बड़ी स्क्रीन है वो सारी डेस्कटॉप के अंदर आती है। ठीक, तो इसी तरह से 75% यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, टैबलेट के अंदर अगर आप देखें तो बिकॉज के टैबलेट के अंदर जगह कम होती है तो हमने 50% दिया जो लिंक्स हैं हमारे, और इसी तरह से 50% दे दिया जो कंटेंट है हमारा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन्स पे, तो मोबाइल फ़ोन्स पे क्या हो रहा है कि 100% हम दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास लिंक्स आ रहे हैं ऊपर, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट का, और उसके बाद हमारे पास कंटेंट आ रहा है। ठीक है, सो ये चीज़ आपने देखी होगी डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर भी कि हमारे पास डिफरेंट तरीके से लेआउट जो है वो ओपन होता है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ CSS एंड CSS3 के हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम डिफरेंट डिज़ाइन जो है वो लिख सकते हैं फॉर ईच डिवाइस। ठीक है, सो उस पे जाने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन और इसको हम जो CSS है उसके अंदर किस तरह से देखते हैं, ग्रिड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने एक 12 ग्रिड सिस्टम ओपन किया है, और इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये एक डेस्कटॉप व्यू है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेस्कटॉप। ओके, सो डिज़ाइनर्स ने और जो वेब कम्युनिटी है उन्होंने ये देखा कि अगर हम अपने वेब पेज को 12 टुकड़ों में डिवाइड कर दें, 12 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो क्या होगा कि एक ऐसा ग्रिड सिस्टम बनाया जा सकता है जिसके थ्रू हम इजीली टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन्स में भी अपनी वेब को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, उसका क्या मतलब है उसकी तरफ मैं आता हूँ। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ग्रिड सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी जो है वो हमारे पास लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिससे हम रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बना सकते हैं, जिस तरह से बूटस्ट्रैप है या बाकी जो ग्रिड सिस्टम्स हैं। तो इसको पढ़ने का मकसद ये है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये जो ग्रिड सिस्टम है इसकी फ़िलासफ़ी क्या है। ठीक है, बिकॉज मैनी डेवलपर्स जो है वो
रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइंस तो बना रहे होते हैं, लेकिन उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि वो जो चीज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कॉलम्स क्या होते हैं और ये सिस्टम किस तरह से चल रहा है, ठीक है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। और अगर आप इसको इन डेप्थ नहीं भी देखना चाहते, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट एक ओवरव्यू आपके पास आ जाएगा कि 12 ग्रिड सिस्टम या कोई भी ग्रिड सिस्टम क्या होता है और रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के पीछे जो फिलॉसफी है वो क्या है, ठीक है। सो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग ऑल ऑफ दिस देन इट्स फाइन, बट एक आपको ओवरव्यू कम से कम मिल जाएगा कि ये चीज़ किस तरह से काम करे। किया क्या गया कि हर स्क्रीन, जो भी स्क्रीन है, ये डेस्कटॉप हो या मोबाइल फ़ोन हो या टैबलेट हो, उसको अगर 12 हम टुकड़ों में तकसीम कर दें, सो क्या होगा कि हम इजीली वेब डिज़ाइंस को जो है वो डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उसके लिए बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने का क्या मतलब है, ठीक है। ऑफ कोर्स हमारा जो वेब पेज होता है किसी भी डिवाइस में ओपन हो तो उसकी एक विड्थ होती है दैट इज़ 100%, ठीक है। मतलब 100% ही उसकी टोटल विड्थ है। तो अगर हमने उसको 12 हिस्सों में तकसीम करना है तो हम 100 को डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हमारे पास एक जो पोर्शन आ जाएगा दैट इज़ 8.33%, ठीक है। और क्या होगा कि अगर हम 8.33% सारे सबको ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास पूरा 100% आ जाएगा, ठीक है। अब इस 12 ग्रिड सिस्टम का क्या मतलब है, इसको हम देख लेते हैं कि जो हमारा ये वाला डिज़ाइन है इसमें हम किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो फॉर एग्जांपल अगर आप डेस्कटॉप में देखें और इसको 25% को आप देखें, तो अगर इसको हम 12 ग्रिड सिस्टम के अंदर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ वेब पेज इस तरह से होगा। जो पहले के 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, उसमें आ जाएगा नैव, जो भी नैव बार है वो किस में आ जाएगा, फर्स्ट 3 कॉलम्स के अंदर। और जो नेक्स्ट के कॉलम्स हैं, जो 9 कॉलम्स हैं, उसके अंदर हमारे पास कंटेंट आ जाएगा। तो 3 कॉलम्स का क्या मतलब है, क्योंकि हमने यहाँ पे 25% लिया था, 25% विड्थ है, तो 3 कॉलम्स अगर हम लेंगे तो 8.3 इंटू 3 इज 25, ठीक है। सो इस तरह से 25% और बाकी का कंटेंट लिया जा सकता है, ठीक है। अगर हम टैबलेट के अंदर बात करें तो टैबलेट में हम इसको कुछ इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि ये 50% ले, तो 50% इज अबाउट 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सो ये सारा नैव बार ले लेगा और जो बाकी का कंटेंट होगा वो यहाँ पे लास्ट के जो 6 कॉलम्स हैं उसमें आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपना जो टैबलेट्स है या मोबाइल फ़ोन्स है या डेस्कटॉप है उसके अंदर अपने डिज़ाइंस को इजीली बना सकते हैं। अभी शायद आपको उस तरह से समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन हम इसको अभी कोड करते हैं और कोड के थ्रू हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। अब हम अपने कोड के अंदर आ चुके हैं और सबसे पहले जो हम रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन है उसके अंदर ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो टूल्स हैं वो क्या अवेलेबल हैं, CSS हमें किस तरह से हेल्प करेगा, तो उसको पहले देख लेते हैं और फिर हम जो हमारी फ़िलासफ़ी थी उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो अब हम CSS की वो चीज़ें देखते हैं जो हमें रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के अंदर हेल्प करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेटा टैग है जिसके अंदर हम व्यू पोर्ट बताते हैं और व्यू पोर्ट के अंदर हम उसका इनिशियल स्केल और उसकी विड्थ को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये मेटा टैग यूज़ करें। अगर हम ये मेटा टैग यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा पेज जो मोबाइल फ़ोन के अंदर ओपन होगा वो उसकी विड्थ के मुताबिक ओपन नहीं होगा और वो ऐसे ही होगा कि जैसे वेब पेज को मोबाइल फ़ोन के अंदर श्रिंक करके ओपन किया गया है, ठीक है। सो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम व्यू पोर्ट को यूज़ करें इस मेटा टैग को, ठीक है। और इसको एज इट इज़ ही आप यूज़ कर लें, ठीक है। इसका नेम जो है वो व्यू पोर्ट होना चाहिए। इसकी विड्थ के अंदर हम ये बता रहे हैं कि जो डिवाइस की टोटल विड्थ है वो विड्थ लेनी चाहिए इसको, और इनिशियल स्केल जो है, इनिशियल जो जूम है वो 1 स्केल होना चाहिए उसका, ठीक है। वो 1.0 हो, मतलब उसको हम जूम नहीं करना चाहते, ठीक है। सो ये व्यू पोर्ट होगी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास CSS के अंदर मीडिया क्यूरीज अवेलेबल है, ठीक है। सो सबसे पहले हम मीडिया क्यूरीज को देख लेते हैं कि वो किस तरह से काम करती हैं। ओके, सो हमने अभी डिस्कस किया था कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के अंदर डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल फ़ोन के अंदर डिफरेंट डिज़ाइन ओपन होता है, ठीक है। सो अगर हमने हर डिवाइस के अंदर डिफरेंट डिज़ाइन को ओपन करना है, सो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस डिवाइस के अंदर हैं, मतलब हमारा जो वेब ब्राउज़र है या जो वेबसाइट है वो किस डिवाइस के अंदर ओपन हुई है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास जो CSS के अंदर है वो ये है कि हमारे पास मीडिया का रूल अवेलेबल है, ठीक है। सो मीडिया के रूल से क्या मुराद है, मीडिया के रूल से ये मुराद है कि हम मीडिया क्यूरीज़ को यूज़ करते हुए बता सकते हैं कि कौन सी डिवाइस के अंदर
जब ये वेब पेज ओपन होगा तो क्या रूल अप्लाई करना है, ठीक है। सो उसको देखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक CSS के अंदर ही स्टाइल को डिफ़ाइन कर लेता हूँ और इसके अंदर हम देखते हैं कि बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल एक्वा दे देते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर वेब पेज को ओपन करूँगा तो हमारे पास क्या होगा कि वेब पेज एक्वा में ओपन होगा, ठीक है। सो मैं इंस्पेक्टर को भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हम डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर देख सकें कि क्या हो रहा है, ठीक। अब अगर मैं वेब पेज को स्मॉल करूँगा, लार्ज करूँगा, कुछ भी करूँगा तो नथिंग इज़ हैपनिंग, सेम कलर जो है हमारे पास यूज़ हो रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ वो पॉइंट चाहिए जिसमें हमें ये पता चल सके कि हम किस डिवाइस के अंदर अभी हमारा जो वेब पेज है वो ओपन हुआ है, ठीक है। सो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम मीडिया क्यूरीज का यूज़ करते हैं, ठीक है। मीडिया क्यूरी का रूल जो है वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है, हर डिवाइस की एक विड्थ होती है और उस विड्थ के हिसाब से हम मीडिया क्यूरी को अप्लाई करते हैं। सो मीडिया का रूल हम इस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले हम मीडिया लिखेंगे और मीडिया के बाद हम ओनली, यहाँ पे ओनली यूज़ किया जा सकता है या नॉट किया जा सकता है। सो हम जो है सिर्फ अभी ओनली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओनली क्यों यूज़ कर रहे हैं मैं अभी समझाता हूँ आपको। स्क्रीन, ठीक है। सो हम ओनली स्क्रीन पे ये मीडिया क्यूरी अप्लाई करना चाहते हैं बिकॉज जो प्रिंटर्स हैं उसमें भी आपके यही चीज़ें जो हैं वो यूज़ हो सकती हैं कि जो है मीडिया क्यूरीज लग सकती हैं, ठीक है। सो जो प्रिंटर व्यूज़ होते हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो बाकी टीवी डिवाइसेस होती हैं, उसके अंदर अभी हम नहीं करना चाहते। हम अभी सिर्फ स्क्रीन के ऊपर, जो स्क्रीन वाली डिवाइसेस हैं जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, उसके अंदर ये अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। सो ओनली ऑन स्क्रीन, मीडिया ओनली ऑन स्क्रीन, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मैक्स विड्थ जो है जिस पेज की, ओके सो मैं ये बता रहा हूँ कि मैक्स विड्थ जो जिस पेज की 768 पिक्सल्स है उस पे ये रूल्स अप्लाई होंगे जो मैं इसके अंदर लिखूंगा, ठीक है। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि बाकी CSS को यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। ऊपर मैंने बॉडी यूज़ किया था, अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सो अब क्या होगा कि जो मैक्सिमम विड्थ 768 पिक्सल्स है उस तक जो है हमारा बैकग्राउंड कलर ये यूज़ होगा, ठीक है। मतलब 768 पिक्सल से नीचे नीचे हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो ये यूज़ होगा और अदरवाइज जो 768 से ऊपर डिवाइसेस हैं उसके अंदर बैकग्राउंड कलर ये वाला यूज़ होगा, ठीक है। सो इसको देख लेते हैं इन एक्शन। यहाँ पे विड्थ आ रही है अगर आप देख सकें, तो जैसे ही मैं विड्थ कम करूँगा और विड्थ हमारी 768 पिक्सल से कम होगी, ये 768 हो गया, ये 769 है, ठीक। तो जैसे ही उससे कम होगी तो हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया, ठीक। सो नाउ हमारे पास एक ब्रेक पॉइंट आ गया कि हमारे पास एक रूल आ गया जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि कौन सी स्क्रीन के अंदर हम इस टाइम पे जो है वो डील कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी स्क्रीन को डील कर रहे हैं। सो हम इस रूल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। इसी तरह से हम इसी रूल को कॉपी कर सकते हैं और ये हमने अभी टैबलेट के लिए रूल लिखा। टैबलेट की यूजुअली जो है वो 768 पिक्सल्स तक जाती है विड्थ। अब हम मोबाइल फ़ोन्स को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर डिफरेंट स्क्रीन साइजेस को अगर आप देखें और तो 600 तक जो है वो सेफ एक एंड पॉइंट है या एक ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि मैक्सिमम जब 600 पिक्सल्स हो तो बैकग्राउंड कलर कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। सो मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ और मैं इसके अंदर यूज़ कर लेता हूँ ये वाला कलर, ठीक है, बेज। सो अब मैंने सेव किया और जब मैं अपने पेज के अंदर आऊँगा तो क्या होगा कि 768 पे कलर चेंज होगा और 600 पे भी कलर चेंज होगा, ठीक है। सो मैक्सिमम वेट जब तक 600 है तब तक ये हमारा बेज कलर यूज़ होगा, उसके बाद एक्वा मरीन होगा और उसके बाद एक्वा कलर यूज़ होगा, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास मीडिया क्यूरीज जो है वो काम करती हैं, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं जो हमारी इनिशियल डिस्कशन थी कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है और जो 12 ग्रिड सिस्टम है वो हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, उसको देख लेते हैं। उसको समझने के लिए मैंने एक वेब डिज़ाइन जो है वो क्रिएट किया और इसी पे हम डिस्कशन करेंगे। जो हमारा स्लाइड्स के अंदर मैंने आपको जो समझाया था, ठीक है, वो सेम यहाँ पे डिज़ाइन मैंने यूज़ किया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जब ये हम इसको स्मॉल स्क्रीन में लेके जाएंगे और हमारे पास ये टैबलेट के अंदर जाएगा डिज़ाइन, तो ये आप देखेंगे कि 768 पिक्सल पे क्या हो रहा है कि इसकी विड्थ नैव बार की जो है 50% हो गई है, ठीक है, और बाकी कंटेंट इधर आ रहा है। और इसी तरह से अगर हम मोबाइल फ़ोन्स के अंदर चले जाएंगे तो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर क्या होगा, 600 पिक्सल से नीचे, 600 पिक्सल से नीचे क्या हो रहा है कि 100% विड्थ हमारा पेज ले रहा है, ठीक है। ये वाला सेक्शन भी 100% ले रहा है और ये वाला सेक्शन भी 100% ले रहा है।
अब हम इसको देख लेते हैं कि कोड के अंदर हम इसको किस तरह से अचीव करेंगे, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले तो हम दो डिव क्रिएट्स कर लेते हैं। एक को मैं नैव कह देता हूँ और जो सेकंड है उसको मेन कह देते हैं, ठीक है। और नैव के अंदर क्या होगा कि कुछ नैव बार्स होंगी, सो हम यहाँ पे नैव बार्स को ऐड कर देते हैं। तो मैंने नैव बार के अंदर कुछ लिंक्स को ऐड कर दिया और इसी तरह से मेन जो था उसके अंदर एक टेक्स्ट को ऐड कर दिया, ठीक है। सो अब अगर हम अपने पेज को देखेंगे, जो हमारा ये पेज है, तो इसके अंदर कुछ इस तरह से ओपन हो रहा है, ठीक है, हमारा पेज। सो इसको सबसे पहले हम ये फिक्स करते हैं कि ये हमारे पास साइड बाय साइड ओपन होना चाहिए। सो हम दोबारा कोड के अंदर जाते हैं और हम यहाँ पे अपना एक स्टाइल डिफाइन करते हैं। सो स्टाइल के अंदर सबसे पहले हम नैव को ले लेते हैं और नैव को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहली हमने देनी थी वो ये है कि विड्थ इसकी 25% होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से जो मेन है इसकी विड्थ हमारे पास 75% होगी। ओके, सो हमने विड्थ डिफाइन कर ली। अब अगर हम अपने पेज को देखें तो हमारे पास पेज के अंदर इनकी विड्थ आ चुकी है, बिकॉज ये हमारा टेक्स्ट बाहर नहीं जा रहा, बट ये साइड बाय साइड अभी तक नहीं है। सो उसको करने के लिए हम इसके अंदर मज़ीद जो है वो चेंजेस करते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको फ्लोट लेफ़्ट कर देते हैं और इसको फ्लोट राइट कर देते हैं। तो जब हमने फ्लोट लेफ़्ट और राइट किया तो हमारे पास ये जो एरिया है ये लेफ़्ट पे आ गया जिसके अंदर नैव बार है, और ये वाला एरिया राइट साइड पे आ गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ चेंजेस कर लेते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर वगैरह दे देते हैं, ठीक है। सो इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ और इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं एक्वामरीन, ठीक है। सो हमारे पास इनका बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऊपर एक वाइट बॉर्डर भी है, ठीक है। सो उसकी वजह यह है कि हर एलिमेंट जो है वो HTML के अंदर उसके अंदर कुछ ना कुछ पैडिंग या मार्जिन होती है। सो हम उसको क्या करते हैं कि उसको हम रिमूव कर देते हैं। हम सिलेक्ट ऑल करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेगा और इसकी हम पैडिंग 0 पिक्सल कर देंगे और मार्जिन जो है वो 0 पिक्सल्स कर देंगे, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं कि जो वाइट बॉर्डर आ रहा था वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा हम जो हमारी नैव है उसके अंदर कुछ पैडिंग ऐड कर देते हैं। अब हमने कुछ पैडिंग ऐड कर दी और पैडिंग जो ही हमने ऐड की तो क्या हुआ कि ये जो हमारा दूसरा डिव था ये नीचे वाली लाइन पे चला गया, ठीक है। अब इसकी रीज़न जो है वो आपने बहुत जो है ना वो गौर से समझनी है। इसकी वजह ये है कि हमने इसको 25% दिया था और इसको 75%, मतलब कि ये दोनों डिव्स ने जो है 100% ऑफ स्क्रीन ले लिया। लेकिन जैसे ही हमने पैडिंग ऐड की तो वो नीचे मूव हो गया, बिकॉज इन प्रीवियस चैप्टर्स मैं आपको ये बता चुका हूँ कि एक जो कंटेनर होता है या कोई भी एक एलिमेंट होता है उसकी विड्थ कैसे कैलकुलेट की जाती है। उसकी विड्थ के अंदर उसकी एक्चुअल विड्थ जो उसकी दी है हमने, फॉर एग्जांपल इसकी 75 पिक्सल्स 75% है, उसकी पैडिंग जो हमने अभी दी है, सो हमने पैडिंग ऐड कर दी, उसका बॉर्डर और उसका मार्जिन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है। सो इस टाइम पे अगर हम देखें इस कंटेनर की बात करें तो ये 25% विड्थ ले रहा है, ठीक है। प्लस इसके अंदर जो पैडिंग ऐड हुई तो 20 पिक्सल्स लेफ्ट से और 20 पिक्सल्स राइट से ऐड हुई। सो इसकी टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी 25%, वो जो भी होगा वो स्क्रीन पे डिपेंड करता है, प्लस 40 पिक्सल्स 20 लेफ्ट से और 20 राइट से, ठीक है। तो ये एक वेरी कॉमन प्रॉब्लम है और ये इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए CSS ने हमें एक प्रॉपर्टी जो है वो दी है और उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम सारे एलिमेंट्स को जो उसकी विड्थ है उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो विड्थ को डिफाइन करने का क्या मतलब है, उसकी विड्थ के अंदर उसकी पैडिंग, मार्जिन और उसका बॉर्डर इंक्लूडेड होना चाहिए या नहीं, ठीक है। सो अभी तो वो उसकी विड्थ के अंदर इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज वो सेपरेटली ऐड हो रहा है, ठीक है। सो अगर आप उसको इंक्लूड करना चाहते हैं टोटल विड्थ के अंदर, मतलब अगर इसकी 25% मैंने विड्थ दी है तो मैं इसमें बेशक पैडिंग ऐड करूँ, बॉर्डर ऐड करूँ या मार्जिन ऐड करूँ, इसकी विड्थ उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो हमारे पास CSS की प्रॉपर्टी है वो उसका नाम है बॉक्स साइजिंग, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मैनी डेवलपर्स कि इससे काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। सो बॉर्डर बॉक्स जब आप करेंगे, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स करेंगे, और ये मैंने सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है उसके अंदर ऐड किया, क्योंकि सारे एलिमेंट्स के लिए मैं ये सेम रूल यूज़ करना चाहता हूँ कि उसकी जो टोटल विड्थ है उसके अंदर मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। सो इससे अब क्या होगा कि हमारा इशू फिक्स हो चुका है, ठीक है, बिकॉज अब इसकी 25% है विड्थ और इसकी भी 75% है, और जो पैडिंग हमने ऐड की वो उसी 25 और 75 के अंदर ऐड हुई है, ठीक है। वो सेपरेट उसने स्पेस नहीं ली। इसके थ्रू हमारे पास जो विड्थ कैलकुलेट करना है वो बहुत ईजी हो जाता है। अदरवाइज़ जो है ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आपने अगर कोई बॉर्डर कहीं पे ऐड किया
या आपने ज़रा सी पैडिंग कहीं पे ऐड की तो आपका पेज जो है वो ब्रेक हो जाता है, चीज़ें न्यू लाइन पे चली जाती हैं, तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास सिचुएशन है अभी। अब अगर हम अपने पेज को देखें और पेज को हम जो है उसका साइज़ चेंज करें, ठीक है, और 768 पे हम गए और उसके बाद हम स्मॉल मोबाइल स्क्रीन्स पे भी आए। ठीक है, सो अब ये मोबाइल स्क्रीन्स हैं, मोबाइल स्क्रीन तकरीबन 600 पिक्सल से शुरू हुई और पीछे तक आ रही है, तो ये 25% ही ले रहा है और ये 75% ले रहा है। ठीक है, तो हम मोबाइल फ़ोन में भी ऐसा नहीं चाहते कि ये इस तरह से हो हमारा पेज। ठीक है, बिकॉज वो उसके लिए स्पेस कम अवेलेबल है जो हमारे लिंक्स हैं। इसी तरह से टैबलेट में भी हम ये व्यू नहीं चाहते। ठीक है, सो उसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम विड्थ को यूज़ करने की बजाय हम इसको रिमूव कर देते हैं विड्थ को, और न्यू क्लासेस ऐड करते हैं। ठीक है, और उन क्लासेस के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल डॉट कॉल। ठीक है, मैं इस क्लास को नाम दे रहा हूँ, आप भी कुछ नाम देख सकते हैं, और उसके अंदर विड्थ क्या होगी, जो हमने 12 ग्रिड सिस्टम बनाया था। ठीक है, सो हमने उसको 8.33 पिक्सल्स सॉरी परसेंट दे दी। ठीक है, सो अब ये एक कॉलम है। ठीक है, जो हमने 12 के अंदर उसको डिवाइड किया, उसके अंदर ये एक कॉलम है। अगर हम ये क्लास किसी चीज़ को देंगे सो मतलब वो एक कॉलम लेगी। अगर मैं इसको नैव को दूंगा कॉल 1 तो वो एक कॉलम लेगी। इसी तरह से अगर किसी ने 2 कॉलम लेने हैं, 3 कॉलम लेने हैं, 4 कॉलम लेने हैं, तो उसके लिए हमें बाकी क्लासेस ऐड करनी पड़ेंगी, और टोटल जो हमें क्लासेस ऐड करनी पड़ेंगी वो ऑफ कोर्स कितनी होंगी, 12। ठीक है, सो हम 12 क्लासेस ऐड कर लेते हैं। सो अब क्या हुआ कि मैंने 12 क्लासेस ऐड कर दी, जिसमें कॉल 2 है, कॉल 3 है, कॉल 4 है, कॉल 5 है, और ऑफ कोर्स कॉल 2 के अंदर क्या होगा, 8.33 प्लस 8.33। ठीक है, इसी तरह से कॉल 3 के अंदर क्या होगा, 8.33 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, बिकॉज हम 3 कॉलम्स इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं, और इसी तरह 4 और 5। ठीक है, सो इससे होगा क्या कि हमारा फॉर एग्जांपल आप ये समझें कि ये पेज, इसके अंदर सिर्फ 2 कंटेनर नहीं है, काफ़ी बड़ा पेज है। ठीक है, तो हमने CSS के अंदर एक दफ़ा डिफाइन कर लिया, अब हम इन कॉलम्स को यूज़ कर सकते हैं। हम क्या बता सकते हैं कि इसको कितना होना चाहिए कॉलम, इसको 3 लेना चाहिए बिकॉज ये 25% होगा, और इसको कॉलम 9 दे देते हैं क्योंकि ये 75% लेगा। ठीक है, एंड रिमेंबर जो आपके डिव्स एक रो के अंदर आ रहे हैं, उनके जो कॉलम्स हैं वो 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो 3 और 9 कितने हो गए, 12। ठीक है, सो ये 25% लेगा और ये 75%। तो अब अगर हम पेज को देखेंगे तो पेज इज स्टिल सेम, जो है सेम, बिकॉज हमने उसको कॉलम्स में डिवाइड कर दिया और हमने विड्थ को रिमूव कर दिया यहाँ से, नैव से और मेन से। अब अगर हम सिंपल एक ट्रिक यूज़ करें, और उस ट्रिक के थ्रू हम क्या करें कि मोबाइल फ़ोन के लिए एक मीडिया क्यूरी को डिफ़ाइन करें, और इस मीडिया क्यूरी के थ्रू हम जितनी भी हमने क्लासेस ये डिफ़ाइन की हैं इनको विड्थ 100% दे दें, तो क्या होगा कि अगर हमने किसी को कॉल 1 दिया है, 2 दिया है या 3 दिया है फॉर एग्जांपल, या किसी को 9 दिया है, तो वो 100% विड्थ ले लेगा। ठीक है, सो अभी हमने 2 क्लासेस यूज़ की हैं। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, कॉल 3 ले लेता हूँ, और कॉल 3 को, सॉरी इट शुड बी अ क्लास, और इसकी विड्थ को मैं क्या कर देता हूँ, 100%। ठीक है, अदरवाइज तो इसकी विड्थ 25% है, लेकिन मोबाइल फ़ोन के अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि हर चीज़ को विड्थ 100% लेनी चाहिए। तो अब अगर मैं देखता हूँ इसको, और मैं मोबाइल फ़ोन के अंदर जाता हूँ 600 पिक्सल से नीचे, जैसे ही मैं 600 से नीचे गया तो इसने 100% ले ली विड्थ। ठीक है, बट दिस इज स्टिल 75%। सो मैं यहाँ पे बाकी सारी क्लासेस को डिफाइन कर सकता हूँ, और मैं सबको विड्थ जो है वो 100% दे सकता हूँ। ठीक है, सो हम CSS का वाइल्ड क्लास यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्टर। ठीक है, वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर क्या करेगा, उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एनी क्लास नेम आर इक्वल टू दैट इज स्टार्टिंग विथ कॉल डैश, बिकॉज हमारी सारी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट तो इस नेम से हो रही हैं, कॉल डैश से। ठीक, तो जो भी क्लास नेम जो कॉल डैश से स्टार्ट हो रही है उसको विड्थ कितनी दे दें, 100%। ठीक है, सो अब होगा क्या कि जैसे ही स्क्रीन का साइज 600 पिक्सल से नीचे जाएगा, तो ये जितनी भी ऊपर क्लासेस थी इस उसको हम सिलेक्ट करके विड्थ उनको 100% दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जो भी क्लासेस ऊपर डिफाइंड थी उनकी विड्थ ऑटोमेटिकली 100% हो जाएगी। सो अब आपने देखा कि मोबाइल फ़ोन के अंदर ये ऑलरेडी 100% ले चुका है। सो इस तरह से जो 12 ग्रेड कॉल जो सिस्टम है वो हमें हेल्प करता है कि हम अपने जो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन हैं उनको बना सकें। ठीक है, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको 100% करें, आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको जिस तरह से चेंज करना चाहें कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी जो स्मॉल स्क्रीन्स हैं उनके लिए अलग CSS के रूल्स बना लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डॉट कॉल 12 का एक रूल बना लेता हूँ और उसको मैं विड्थ दे देता हूँ 100%। इसी तरह से
12 बना ली, और अगर आप फॉर एग्जांपल 3 के लिए बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। और ये क्लास का मैं जो सिलेक्टर है इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब अगर हम वापस जाएंगे, हमारे पास मोबाइल फ़ोन का जो यूआई है वो दोबारा अपनी कंडीशन पर वापस चला गया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर जो कॉल 3 दिया था इसके अंदर हम कॉल SM और 12 दे देते हैं, ठीक है। सो उसका क्या मतलब होगा कि वैसे 3 कॉलम्स लेने हैं, लेकिन स्मॉल स्क्रीन जो है उसके अंदर 12 कॉलम्स लेने हैं, ठीक है। इसी तरह से हम इसको यहाँ पे ऐड किया है तो हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब क्या होगा, 12 कॉलम्स लेगा ये, क्योंकि हमने इसका एक अलग जो क्लास बना के वो क्लास भी डिफाइन कर दी है, ठीक है। सो ये 2 तरीके हैं। पहले वाला मैंने आपको बताया, आपने वाइल्ड कार्ड के थ्रू उसको सिलेक्ट करके और विड्थ दे दी 100%, लेकिन उसमें लिमिटेशन ये है कि वो हर चीज़ को 100% विड्थ देगा। बट अगर आप इसके लिए अलग रूल्स बना लेंगे, जिस तरह SM है, SM के जो भी रूल्स हैं वो आप मीडिया क्यूरी के अंदर लिख लेंगे और उसकी क्लासेस को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, तो क्या होगा कि आप 12 की जगह यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो 3 यूज़ करेंगे और 3 के अंदर हम ऑफ कोर्स 25% देंगे, तो अब ये 25% ही विड्थ लेगा, ठीक है। सो इस तरह से हम जो इन डिज़ाइन हैं इनके बारे में जो बात कर रहे थे कि मोबाइल फ़ोन के अंदर, टैबलेट के अंदर और डेस्कटॉप के अंदर हम इनको टैकल कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम टैबलेट के साथ भी देख सकते हैं, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, ठीक है। इसको मैं दोबारा 12 कर देता हूँ बिकॉज इसको मैं 12 ही रखना चाहता हूँ। सो टैबलेट के लिए मैं सेम मीडिया क्यूरी को कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके इसकी जो विड्थ है उसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 768 पिक्सल्स, ठीक है। और मैं इसके लिए सेम जो वाइल्ड कार्ड रूल है वो यूज़ कर लेता हूँ कि कोई भी क्लास जो स्टार्ट हो रही है कॉल डैश से, उसको क्या विड्थ देनी चाहिए, उसको विड्थ हम दे देते हैं यहाँ पे जो टैबलेट का केस है उसके अंदर हम 50% कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब हम टैबलेट के अंदर जाएंगे तो इसकी जो विड्थ होगी वो 50% हो जाएगी, ठीक है। बट इफ़ यू नोटिस के मोबाइल फ़ोन के अंदर भी ये 50% ले रहा है, सो हम देखते हैं कि हमारे कोड के अंदर क्या इशू है, ठीक है। ओके, सो एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारी जो मीडिया क्यूरीज हैं उनको ऑर्डर भी मैटर करता है, ठीक है। सो हम इसकी मीडिया क्यूरी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जो टैबलेट की है मीडिया क्यूरी उसको पहले यूज़ कर लेते हैं और इसको बाद में यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज हमारा जो रूल है वो सिर्फ मैक्स विड्थ पे लगा हुआ है। अगर हम मैक्स विड्थ के साथ साथ मिन विड्थ भी दे देंगे तो हमें जो क्यूरीज का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, बिकॉज हम मिनिमम वेट भी बता रहे हैं उसको मैक्सिमम वेट भी बता रहे हैं, मिनिमम वेट हमें यहाँ पे बतानी पड़ेगी, ठीक है। ओके, सो अब अगर हम पेज के अंदर जाते हैं तो हमारा होपफुली पेज फिक्स हो चुका होगा, यस। सो हमारे पास टैबलेट मोबाइल फ़ोन के अंदर 50% ले रहे हैं दोनों कंटेनर्स, और जैसे ही हम आते हैं टैबलेट के अंदर तो सॉरी मोबाइल फ़ोन के अंदर 100% ले रहा है और टैबलेट के अंदर 50%, और जब हम टैबलेट से बाहर जाएंगे तो 25 एंड 75%, ठीक है। तो इस तरह से हम रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइंस को बना सकते हैं। इसके लिए ऑफ कोर्स लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, जो सबसे पॉपुलर है वो बूटस्ट्रैप है। सो हम बूटस्ट्रैप को भी देखेंगे और उसके अंदर भी रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइंस बनाएंगे, और उसके अंदर ये सेम चीज़ है कि जो CSS की क्लासेस हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड है और उन्हीं को यूज़ करते हुए हम जो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन हैं वो बनाएंगे। इनफैक्ट वो जो बूटस्ट्रैप है उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आप टैबलेट के अंदर और मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी जितने भी कॉलम्स देना चाहते हैं वो आप क्लासेस के थ्रू डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो बूटस्ट्रैप के चैप्टर के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम ये कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड करें, और जब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारे लिए वेब डिज़ाइंस जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हैं उनको बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। सो आई होप यू हैव लर्न the responsive web design and the theory, and I will see you in the next one.